तो बच्चों अध्याय 16 कचरा संग्रहण एवं निपटान हम पढ़ रहे थे और इस अध्याय में पहला भाग हम पढ़ चुके हैं। इस दूसरे भाग में हम बात करेंगे कागज के पुनः चक्रण की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप जानते हैं कि कागज भी एक महत्वपूर्ण कचरे का हिस्सा है। हमारा जो पूरा कचरा होता है उसमें कई सारी वस्तुएं कागज की होती हैं। तो क्या ऐसा है कि हम व्यर्थ कागज से, यानी जो कागज अब हमारे उपयोग का नहीं है, क्या हम उससे नए कागज बना सकते हैं? ये आपको यहाँ समझना है। तो वास्तव में ये सच है कि हम ऐसा करके देख सकते हैं। व्यर्थ हो चुके कागजों का कुछ पुनः चक्रण कर उनका नया कागज बनाया जा सकता है। इसको करने के लिए आपको पुराने समाचार पत्र, पुराने लिफाफे, मैगजीन, पुरानी नोटबुक, किताबें, पत्र और अन्य बेकार कागजों की आवश्यकता होगी। आप जानते हैं ये सभी हमारे कचरे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि समाचार पत्र आते हैं, बहुत सारे प्रतिदिन समाचार पत्र आते हैं, ढेर लग जाता है। उसके अलावा लिफाफे, मैगजीन, नोटबुक, किताबें जो अब उपयोग नहीं आती हैं, वो सभी हम कचरे में डाल देते हैं। तो इन सबको आपको इकट्ठा करना है, इन सब की आपको आवश्यकता होगी ताकि आप ये देख पाए कि क्या इन्हें पुनः चक्रित करके उपयोग में लिया जा सकता है। चमकदार और प्लास्टिक लेपित कागज का उपयोग नहीं करना है। इस प्रक्रिया के लिए, कागज के पुनः चक्रण के लिए हमें कोई चमकदार, चमकीला या प्लास्टिक से लेपा गया प्लास्टिक लेपित कागज हमें नहीं लेना है। कागजों को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़िए और इन्हें एक बाल्टी अथवा टब में रखकर आपको ऊपर से जल डाल देना है, पानी डाल देना है। तो ये प्रक्रिया आप कर सकते हैं बच्चों। इसके आगे देखते हैं। कागज के टुकड़ों को जल में एक दिन के लिए डूबा रहने दीजिए। एक पूरा दिन आपको उसे डूबा रहने देना है। अब इस भीगे कागज को काटकर गाढ़ी लुगदी बनाइए। अब इस भीगे कागज को आपको और मसलना है, काटना है, बिल्कुल लुगदी के रूप में ले आना है। तो इस कागज से आपको एक गाढ़ी सी लुगदी बना लेनी है। अब फ्रेम पर जड़ी जाली पर गीली लुगदी को फैलाइए। अब एक फ्रेम लेना है और उस पर एक जाली जड़नी है और उस जाली के ऊपर आपको इस लुगदी को फैला देना है। लुगदी की परत को यथासंभव एक समान बनाने के लिए फ्रेम को आपको धीरे से ठोकना है। अब ये विशेष प्रकार का फ्रेम आपको लाना होगा, ये कई विशेष स्थान पर आपको मिल पाएगा। तो इस फ्रेम को एक समान बनाने के लिए आपको इसे थोड़ा सा ठोकना होगा। जल के बहकर निकल जाने तक आपको प्रतीक्षा करनी होगी। उस गाढ़ी लुगदी में से जो जल का अतिरिक्त मात्रा है वो बहकर निकल जाएगी। लुगदी की इस परत को सावधानी से फ्रेम से अलग कर किसी पुराने समाचार पत्र पर रखकर आपको धूप में सुखानी है। आप इसको जब सुखा देंगे, ये गाढ़ी लुगदी सूख जाएगी। उसके बाद आप इसे रंगीन कर सकते हैं। तो रंगीन कागज प्राप्त करने के लिए लुगदी को फैलाने से पहले ही आप इसमें खाने वाला जो रंग है, अलग अलग रंग आता है जो खाने के उपयोग भी आता है, खाने की सामग्री में जो डाला जाता है कई बार, तो उस रंग को आप मिला सकते हैं। इसके अतिरिक्त फ्रेम पर लुगदी फैलाने से पूर्व इसमें सूखी पत्तियां, फूल, पंखुड़ियां और रंगीन कागज के टुकड़े भी मिलाए जा सकते हैं। ऐसा करके आप सुंदर पैटर्नों वाला पुनः चक्रण का आकर्षक कागज प्राप्त कर सकते हैं। इसको हैंडमेड कागज कहा जाता है बच्चों, और ये काफ़ी रंगीन, काफ़ी खूबसूरत नज़र आता है। तो यहाँ आपने ये सीखा कि जो कागज़ हम व्यर्थ फेंक देते हैं, उसी कागज़ से हम पुनः चक्रित करके एक अच्छे प्रकार का, एक अलग उपयोग का कागज भी बना सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों। इस अध्याय में हमें कचरे के कुछ मुख्य तत्वों की बात करनी है। तो हमने बात करी अब तक कागज की, और एक मुख्य तत्व होता है प्लास्टिक। हमारे सारे कचरे में जो भी कचरा इकट्ठा होता है उसमें प्लास्टिक एक बहुत बड़ा भाग होता है। तो ये प्लास्टिक वरदान है या अभिशाप है? इसके क्या नुकसान है, क्या आपको करना चाहिए इसके नुकसानों से बचने के लिए, ये सारी चर्चा हमको यहाँ करनी है। कुछ प्रकार के प्लास्टिकों का पुनः चक्रण किया जा सकता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि प्लास्टिक भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। अलग अलग प्रकार के जो प्लास्टिक हैं उनमें से कुछ का पुनः चक्रण संभव होता है, परंतु सभी प्रकार के प्लास्टिकों का पुनः चक्रण
नहीं किया जा सकता। हर प्रकार के प्लास्टिक को पुनः चक्रित नहीं किया जा सकता। प्लास्टिक का उपयोग संभवतः स्वयं कोई विशेष समस्या उत्पन्न नहीं करता। वास्तव में प्लास्टिक को उपयोग करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसका निपटान करना, यानी जब वो व्यर्थ हो जाता है, जब हम इस प्लास्टिक के अपशिष्ट का निपटान नहीं कर पाते, तब यह एक बड़ी समस्या बन जाता है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम इसका अधिकाधिक उपयोग करते हैं और अपशिष्ट प्लास्टिक के निपटान से अनजान होकर उसकी उपेक्षा करने लगते हैं, यानी प्लास्टिक के ढेर इकट्ठे करने लगते हैं और उसके निपटान के लिए कहीं कुछ भी कर नहीं पाते हैं। तो क्या हमें करना चाहिए इसके लिए, तो आगे हम चर्चा करते हैं प्लास्टिक के बारे में। सभी प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने अथवा जलाने पर हानिकारक गैसें मुक्त करते हैं और इस कारण प्लास्टिक को जलाया नहीं जाना चाहिए। हम कई बार कुछ कचरे को जला देते हैं कि कचरे का निपटान करने के लिए उसे जला दिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसे कचरे में से प्लास्टिक को अलग कर देना चाहिए, क्योंकि ये प्लास्टिक को जब गर्म किया जाता है, जलाया जाता है, तो अलग अलग हानिकारक गैसों की उत्पत्ति होती है। ये गैसें बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और इन समस्याओं में मनुष्यों में कैंसर की समस्या भी सम्मिलित है, ये उत्पन्न करती है। तो ये जो गैसें प्लास्टिक के जलाने से उत्पन्न होती है, ये कैंसर कारक भी होती हैं, इसलिए प्लास्टिक को कभी भी जलाया नहीं जाना चाहिए। प्राय लोग अपने घर के कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में भरकर बाहर फेंक देते हैं। यह करना भी गलत है। हमारे आसपास यह बहुत ही सामान्य सी प्रक्रिया है कि हम प्लास्टिक की थैली में सारा कचरा बाहर फेंक देते हैं और वो थैली स्वयं अपने आप में एक समस्या बन जाती है। तो आप ऐसा करने से बचेंगे, ये मेरी आशा है। गली मोहल्ले के आवारा पशु भोजन की खोज में जब इन थैलियों को देखते हैं तो वे प्लास्टिक की थैली को भी निगल जाते हैं। अब उस थैली के अंदर जो कचरा है, कई बार वो कचरा जो होता है, हम जानते हैं कि उसमें रसोई के कुछ अपशिष्ट पदार्थ हो सकते हैं, फल सब्जियां, भोजन आदि हो सकता है, और जब आवारा पशु या भूखे पशु खोजते हैं इस तरीके से कुछ खाने को, तो वो उस थैली को भी उस भोजन के अपशिष्ट के साथ में निगल जाते हैं और कभी कभी तो इस कारण उन पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जहाँ तक आप कोशिश करें, आपको कभी भी किसी भी कचरे को प्लास्टिक की थैली में डालकर नहीं फेंकना चाहिए। सड़कों तथा अन्य स्थानों पर असावधानी पूर्वक फेंकी गई ये प्लास्टिक की थैलियाँ बहुधा बहकर के नालों में या फिर सीवर प्रणाली में पहुंच जाती हैं और वहां जाकर उस नाले को या सीवर प्रणाली को ब्लॉक कर देती हैं, अवरुद्ध कर देती हैं। तो फलस्वरूप नाले अवरुद्ध हो जाते हैं और गंदा जल सड़कों पर फैलने लगता है। भारी वर्षा के समय बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्लास्टिक का अंधाधुंध उपयोग अत्यधिक हानि पहुंचा सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि प्लास्टिक का उपयोग बहुत सोच समझकर किया जाना चाहिए और इसके निपटान के लिए भी उचित उपाय अपनाए जाने चाहिए। तो अब हम आगे चर्चा करते हैं कि प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए, यानी न्यूनतम करने के लिए, और इसका जो कचरा उत्पन्न होता है, जो अपशिष्ट उत्पन्न होता है, उसके निपटान के लिए हमें क्या क्या कार्य करने चाहिए। तो पहला कार्य, हम प्लास्टिक की थैलियों का कम से कम उपयोग करें। सबसे महत्वपूर्ण है कि सामान को रखने के लिए, लाने ले जाने के लिए हमें प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग नहीं करना चाहिए। जहाँ भी संभव हो, बिना किन्हीं दुष्प्रभावों के हम इन थैलियों का पुनः उपयोग करें, और यदि हम उपयोग भी करते हैं तो इनका जहाँ तक संभव हो इनका पुनः उपयोग भी किया जाना चाहिए। दुकानदारों से कागज के थैले के उपयोग करने का आग्रह आप कर सकते हैं, और खासकर जब आप खरीदारी के लिए बाजार जाएं तो हमें घर से कपड़े या जूट का थैला साथ में लेकर निकलना चाहिए, ताकि हम, यदि दुकानदार थैली देता भी है तो उसे हमें लेने की आवश्यकता ना पड़े। खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें। तो यहाँ ध्यान रखिए कि खाद्य पदार्थों के लिए हमें बिल्कुल भी प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा उपयोग के बाद प्लास्टिक की थैलियों को इधर उधर
ना फेंके। जब हम उपयोग ले लेते हैं और उन्हें कहीं भी फेंक देते हैं तो जो हमने समस्याएं पढ़ी वो समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कई बार पशु इन्हें खा लेते हैं, नालों में या सिवर लाइन में जाकर ये सारी प्रणाली को अवरुद्ध कर देती हैं। प्लास्टिक की थैलियों और अन्य प्लास्टिक की वस्तुओं को कभी भी ना जलाएं, ये हम चर्चा कर चुके हैं। कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में भरकर बाहर ना फेंके, ये भी बात बच्चों हम कर चुके हैं। वर्मी कंपोस्टिंग का उपयोग कर रसोई के अपशिष्ट का विवेकपूर्ण निपटान करें। तो रसोई के अपशिष्ट को बाहर ऐसे ही फेंकने के बजाय हम उसके लिए वर्मी कंपोस्टिंग कर सकते हैं ताकि वो खाद के रूप में उपयोग आ सके। कागज को पुनः चक्रित करें। अभी अभी हमने कागज के पुनः चक्रण की प्रक्रिया को समझा है, तो जहाँ तक संभव हो सके कागज को कचरे में से निकालकर पुनः चक्रित किया जाना चाहिए। कागज के दोनों ओर लिखें। रफ कार्य के लिए स्लेट का प्रयोग करें। विद्यार्थी के रूप में आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से कर सकते हैं कि आप किसी भी कागज के दोनों ओर और पूरे स्थान पर लिखें। और रफ कार्य के लिए हम स्लेट का उपयोग करें। अभ्यास पुस्तिका में बिना लिखे छूटे कागजों को भी हम रफ कार्य के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो बजाय रफ कार्य के लिए नई अभ्यास पुस्तिका लेने के आप पुरानी अभ्यास पुस्तिका में जो छूटे हुए स्थान हैं वहाँ पर रफ कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा अपने परिवार, मित्रों और अन्य व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों के निपटान के लिए उचित आचरणों का पालन करने के लिए हम प्रेरित कर सकते हैं। तो बच्चों ये सभी बातें आप ध्यान रखेंगे कि कचरे का उचित प्रकार से निपटान करने में हर व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका है। सिर्फ सरकार ही इस कार्य को नहीं करें या जो सफाई कर्मी है वो ही इस कार्य को ना करें, हम सभी एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में इस कार्य को करें या जो भी हमसे संभव हो, जो सभी चीज़ें हमने जानी समझी वो करने का प्रयास करें। तो बच्चों आपका अध्याय 16 यहाँ समाप्त होता है। अगले भाग में हम इस अध्याय के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।